जय श्री राम सभी को। आज का हमारा टॉपिक है कोरल रीफ्स, जिन्हें परवाल भित्ति भी कहा जाता है। इसे परवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टान के नाम से जाना जाता है। ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टानें हैं जो परवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित है। परवाल एक जीव होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट ही खाता है और कैल्शियम कार्बोनेट को ही उत्सर्जित करता है। यह प्राय उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में मिलती है, जहाँ टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री रहता है। ये उथले सागर में पाए जाते हैं। इनके विकास के लिए अवसाद रहित जल आवश्यक है, क्योंकि अवसाद के कारण परवालों का मुंह बंद हो जाता है। इन्हें समुद्र के वर्षावन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। जिस प्रकार वर्षावनों में बायोडाइवर्सिटी अधिक मिलती है, उसी प्रकार परवाल भित्तियों में भी बायोडाइवर्सिटी अधिक मिलती है। बहुत सारे जीवों का ये घर होते हैं। परवाल या कोरल फोटोसिंथेटिक शैवाल के साथ जुड़े रहते हैं, जिन्हें जूजेंथेला कहा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ कोरल रीफ, इसमें परवाल जंतु, कोरलाइट और भित्ति। परवाल जंतु, इसे पोलिप भी कहते हैं। यह अपने द्वारा बनाए गए चूने के खोल में रहता है। इसके शरीर पर एक जूजेंथेला नामक शैवाल रहती है। यह शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाकर अपना विकास करती है, तथा संबंधित परवाल जिसके ऊपर यह है उसको कुल भोजन की मांग का 60% आपूर्ति करती है। शेष 40% परवाल अपने मुंह द्वारा जंतु प्लैंकटन का शिकार करके करते हैं। सागरीय तापमान बढ़ने पर परवाल इन शैवालों को अपने शरीर से हटा देते हैं तथा आहार न मिलने पर मर जाते हैं। कोरलाइट, परवाल जंतुओं की बाहरी खोल को कोरलाइट या परवाल घर कहते हैं। परवाल जंतु अपने लिए कैल्शियम कार्बोनेट का खोल वाला घर बनाता है। जिस कैल्शियम कार्बोनेट का वो ग्रहण करता है अपने भोजन के रूप में, उसी को उत्सर्जित कर कर घर बनाता है। कोरलाइट जीवित परवालों के शरीर होते हैं। इन्हें एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं। कोरलाइट से ही कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। भित्ति, मृत परवाल जंतु के कोरलाइट द्वारा निर्मित दृढ़ संरचना को परवाल भित्ति कहते हैं। जैसे जैसे ये जंतु मरते जाते हैं, उनके अस्थि पंजर एक दूसरे पर जमा होते हैं। धीरे धीरे ये कैल्शियम कार्बोनेट के अस्थि पंजर आपस में संगठित होकर एक वृत्ताकार भित्ति का निर्माण करते हैं। परवाल जंतुओं के विकास के लिए दशाएं। सागरीय जल का तापमान न तो अधिक गर्म होना चाहिए, न ही अधिक ठंडा होना चाहिए। सागरीय जल का तापमान 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। सागरीय जल की गहराई 200 से 250 फीट तक होनी चाहिए। अधिक गहराई पर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी। सागरीय लवणता अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें चूने के कार्बोनेट की कमी होती है। सागरीय लवणता 27 से 30 ग्राम प्रति हजार होनी चाहिए। सागरीय लवणता अधिक होगी तो उसमें चूने के कार्बोनेट की कमी होगी, और यही इसका मुख्य भोजन है। पूर्ण स्वच्छ जल में पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। यही कारण है कि नदियों के मुहाने पर परवाल कम पाए जाते हैं। परवाल भित्तियों के प्रकार। परवाल भित्तियाँ 3 प्रकार की होती है: तटीय परवाल, अवरोधक परवाल और एटोल। तटीय परवाल जिसे फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं, अवरोधक परवाल जिसे बैरियर रीफ कहते हैं, एटोल। तटीय परवाल भित्ति ये महाद्वीपों या द्वीपों के किनारे निर्मित होती है। ऊपरी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है। कभी कभी स्थल व इसके बीच अंतराल होने के कारण इनमें लैगून का भी निर्माण हो जाता है, जिसे बोट चैनल कहते हैं। इनका सागरवर्ती भाग खड़े ढाल वाला होता है। फ्रिंजिंग रीफ
द्वीप या महाद्वीप के निकट निर्मित होती है। इसके बाद आता है अवरोधक परवाल, जिसे बैरियर रीफ कहते हैं। जब परवाल भित्ति तट के समानांतर परंतु तट से दूर निर्मित हो तो उसे बैरियर रीफ कहेंगे। तट व इसके मध्य गहरी व चौड़ी लैगून पाई जाती है। परवाल भित्तियों में ये सर्वाधिक विस्तृत होती है। ये महाद्वीपों या द्वीपों के दूर लेकिन उनसे समानांतर। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग पर है। एटोल, सागर के मध्य स्थित वलयाकार भित्ति जिससे वलयाकार लैगून का निर्माण होता है। द्वीप के सागरीय जल में डूब जाने या जल स्तर ऊपर उठने के कारण इनका निर्माण होता है। जब ओशन वेव्स अवसाद निक्षेपित करती है तो कालांतर में लैगून भरकर एटोल द्वीपों को जन्म देती है। भारत के लक्षद्वीप एटोल द्वीप का ही उदाहरण है। ये है कोरल्स। अब इसके बीच में या तो सागरीय जल का स्तर बढ़ जाए या जो द्वीप है वो समुद्र के नीचे चला जाए तो एटोल का निर्माण होगा। कोरल रीफ से जो बेनिफिट्स होते हैं वो इस प्रकार है। परवाल भित्तियाँ सागरीय नीतल के केवल 1% भाग में पाई जाती है, किंतु यहाँ पर 2.5 लाख से भी ज़्यादा प्रजातियाँ निवास करती है। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ प्रजातियाँ 10 लाख या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। इस प्रकार परवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से भी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जिस प्रकार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता अधिक मिलती है, उसी प्रकार परवाल भित्तियों में भी जैव विविधता अधिक मिलती है और इन्हें समुद्र के वर्षा वन भी कहा जाता है। परवाल भित्तियों के सहारे पाए जाने वाले जीव मानव आहार का हिस्सा होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण तथा जलवायु नियंत्रण आदि में भी परवाल भित्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परवाल भित्तियों से कैंसर, हृदय रोग, अल्सर आदि बीमारी से संबंधित विभिन्न औषधियाँ पाई जाती हैं। मूंगे का उपयोग रत्नों के लिए किया जाता है। परवाल भित्तियाँ चक्रवात और सुनामी की तीव्रता को कम कर देती है, जिससे तटीय क्षेत्र की रक्षा होती है। परवालों का पर्यटन संबंधी महत्व भी होता है। परवाल भित्तियों को खतरा। परवाल भित्तियों को सर्वाधिक खतरा भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग से है। भूमंडलीय तापन के कारण महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि होती है। इससे परवाल के विरंजन की दर बढ़ जाती है और उनकी मृत्यु का कारण बनती है। महासागरीय जल स्तर में वृद्धि, महासागरीय जल की लवणता में परिवर्तन, परवालों में होने वाले विभिन्न रोग, समुद्र तट के प्रदूषण, चक्रवात और सुनामी से होने वाली क्षति, अवसाद, कोरल खनन, नौका परिवहन, पर्यटन, परमाणु परीक्षण, तटीय विकास, सागरीय अम्लीकरण, ये सब परवाल भित्तियों को खतरा पहुंचाते हैं।